हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और इस सिद्धांत से आपके सीटेट के एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कोलबर्ग थे हमारे, कोलबर्ग क्या करते थे, बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। लघु कथाओं के माध्यम से बच्चों से ये जाना करते थे कि कौन सी चीज सही है या कौन सी चीज गलत है। तो इसी तरीके से जब वो बच्चों को कहानियां सुना रहे थे तो कहानियां सुनाते सुनाते उनकी जो एक कहानी थी वो बहुत ही फेमस हो गई थी। वो कहानी कुछ इस प्रकार से थी, जब ये कहानी को आप सुनोगे उसी के बाद में मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, उसी के बेस पर ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो कहानी वो इस प्रकार से थी कि यूरोप में एक महिला थी। वो महिला कैंसर से पीड़ित थी। तो कैंसर से पीड़ित होने के कारण डॉक्टर को उसने जाके दिखाया, तो डॉक्टर ने उसकी एक दवा बताई और वो जो दवा थी वो सिर्फ और सिर्फ एक जो दवा का व्यापारी था उसके पास मिलती थी। तो वो जो दवा थी वो व्यापारी स्वयं बनाता था, मतलब कोई और कहीं पे वो नहीं मिल सकती थी। ठीक है, तो उस दवा को वो स्वयं बनाने के कारण वो $200 की जो दवा थी उसको $2000 में बेचता था। $200 की जो दवा थी उसको $2000 में वो बेचता था। तो हुआ क्या, जब उसको पता पड़ा, जो उसका जो पति था, उस महिला के पति का नाम था हिंज, महिला के पति का नाम हिंज था। तो हिंज को जब पता पड़ा कि वो जो दवा $2000 की मिल रही है, तो उसने क्या किया, अपने जो रिलेटिव्स थे, जो क्लोज रिलेटिव्स थे, उनसे मदद मांगी। तो मदद मांग करके उसके पास $1000 इकट्ठे हो गए और वो जाता है उस शॉपकीपर के पास जाता है। उससे ये कहता है कि आप जो है, मेरी पत्नी इस कैंसर से पीड़ित है और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दवा से ठीक हो सकता है, तो आप मुझे ये दवा दे दीजिए, मेरे पास $1000 हैं। ठीक है, मैं आपके बाकी जो $1000 बचे हैं वो बाद में वापस कर दूंगा। तो उसकी इस प्रार्थना को जो शॉपकीपर होता है वो ठुकरा देता है, वो मना कर देता कि नहीं, आपको दवा मैं नहीं दे पाऊंगा, आप पूरे $2000 लेकर आइए। फिर होता क्या है, फिर हिंज जो है वापस निराश होकर घर लौट आता है और उसके दिमाग में ये योजना आती है कि रात में जो है वो क्या करता है, उस दवा व्यापारी की जो दुकान होती है, जो शॉप होती है, रात को जाकर के शटर तोड़ के वो दवा को निकाल लाता है और अपनी पत्नी को बचा लेता है। ठीक है, अब यहीं पर कोलबर्ग बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि क्या जो हिंज था उसने सही किया। तो उन्होंने विभिन्न उम्र के बच्चों से ये प्रश्न पूछे। ठीक है, जैसे 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए अलग पूछा, 8 से 12 के लिए अलग, 12 से 16 के लिए अलग पूछा। तो सभी जो विभिन्न उम्र के बच्चों थे उनसे बच्चों से उन्होंने क्या किया, प्रश्न पूछा कि इस केस में उन्हें क्या करना चाहिए था, क्या हिंज ने जो चोरी की वो सही था। तो हुआ क्या, इसी कहानी के आधार पर जो बच्चों से रेस्पॉन्स उनको मिला, उसके आधार पर कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बनाई और प्रत्येक अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में बांटा। ठीक है, ये कहानी से जो उसको परिणाम मिले कोलबर्ग को, उन परिणामों के आधार पर कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बनाई और उन 3 अवस्थाओं की भी 2 उपअवस्थाएं बना दी। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी 3 अवस्थाएं थी। तो देखिए, यहाँ पर 3 स्तर बताए थे कोलबर्ग ने। पहला तो जो था वो है प्राक रूढ़िगत स्तर। ठीक है, इसकी 2 उपअवस्थाएं बताई थी, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, फिर है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको अभी पढ़ाऊंगा। दूसरी जो बताई थी वो है रूढ़िगत स्तर, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये कन्वेंशनल स्टेज हो गई। इसकी भी 2 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी, उत्तम लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता, फिर बताई थी सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। ठीक है, तीसरी जो बताई थी वो ये है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज।
ठीक है। तो कन्वेंशनल स्टेज सभी में है, इसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज है, ये केवल कन्वेंशनल स्टेज है, ये पोस्ट मतलब बाद वाली जो स्टेज होती है। इसकी भी दो उपअवस्थाएं बताइए, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं, 3 स्तर इसके मेन है और प्रत्येक स्तर को इन्होंने 2 भागों में, 2 उपअवस्थाओं में बांट दिया है। अब हम चलिए समझते हैं कि प्राक रूढ़िगत स्तर में इन्होंने क्या बताया है और इन दोनों उपअवस्थाओं के बारे में हम समझेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर। प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर, तो इसकी 2 उपअवस्थाएं मैंने आपको बताई थी, दंड व अनुपालन उन्मुखता और दूसरी बताई थी यांत्रिक सापेक्षवादी उन्मुखता, या हम यहाँ पे कह सकते हैं साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। ठीक है, अब देखो इस अवस्था में कोलबर्ग ने क्या बताया है। इस अवस्था में सबसे पहले तो कोलबर्ग ने बताया कि जो इस अवस्था में 4 से 10 वर्ष के बच्चे आते हैं, प्राक रूढ़िगत अवस्था या हम कह सकते हैं पूर्व रूढ़िगत अवस्था में 4 से 10 वर्ष के बच्चे आते हैं। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने इस अवस्था में बताया कि बालक जो है, बालक नैतिकता के दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित किए गए मानकों को स्वीकार करके गलत व सही काम का आकलन करता है। मतलब यह है इस अवस्था में बच्चा खुद के विवेक से कुछ काम नहीं करता, उसको खुद को नहीं पता होता है कि क्या अच्छा है क्या गलत है। बस वो जो उसके परिवार वालों ने जो उनको नियम बताए हुए होते हैं या समाज ने जो भी नियम बनाए हुए होते हैं उनको सही मान करके वो उसका पालन करता है। समझ रहे हो, मतलब भौतिक परिणामों के आधार पर वो है, भौतिक परिणामों के आधार पर पता करता है कि क्या सही है क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि उसने जो है कोई भी कार्य किया और उस कार्य को करने पे उसको पुरस्कार मिल रहा है, उसको शाबाशी मिल रही है, तो वो ये मान लेता है कि ये जो है ये एक अच्छा काम है। ठीक है, ये एक अच्छा काम है। और अगर वही कार्य करने पर उसको दंड मिल रहा है तो वो ये मान लेगा कि ये बेकार काम है। तो मतलब भौतिक परिणामों के आधार पर उसको पुरस्कार मिला, शाबाशी मिली, कोई आपने उसको चॉकलेट दे दी ये कार्य करने के लिए, तो ये भौतिक परिणाम ही तो हुआ कि आप उसको चॉकलेट दे रहे हो। तो मतलब ये है कि इस अवस्था में बच्चा दंड और पुरस्कार के आधार पर पता करता है कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी 2 उपअवस्थाओं के बारे में, दंड व आज्ञा अनुपालन उन्मुखता, फिर दूसरी है यांत्रिक सापेक्षवादी उन्मुखता। तो देखो दंड व आज्ञा पालन उन्मुखता में उसने क्या बताया है, इसमें जो क्या करता है बच्चा, जो बड़े व शक्ति संपन्न लोगों से डरकर नियम का पालन करना। मतलब यह है जो बड़े लोग होते हैं और जो शक्ति संपन्न लोग होते हैं उन्होंने जो नियम बनाए हुए होते हैं उन्हीं के नियमों के आधार पर वो उनकी आज्ञा का पालन करता है। ठीक है, तो इसमें जो है दंड व आज्ञा पालन का मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी कार्य को करने में उसको दंड मिल रहा है तो उसकी नजर में वो कार्य गलत होगा। अगर किसी कार्य को करने में उसको शाबाशी मिल रही है, उसको पुरस्कार मिल रहा है, तो वो क्या होगा, वो काम उसका सही होगा। ठीक है, और आज्ञा पालन उन्मुखता का मतलब ये है, ये इस अवस्था में बच्चा जो भी बड़ा कहता है उसको मान लेता है, क्योंकि बड़ों की आज्ञा मानना एक अच्छा कार्य माना जाता है उसकी नजर में। मतलब बड़े की अगर आप उस समय अगर कोई बच्चा आज्ञा मानता है तो बड़े क्या करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं। तो यही होता है आपका दंड व आज्ञा पालन उन्मुखता। यहाँ पर हम आज्ञा पालन को पुरस्कार भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके अलावा ये सब चीज मैं समझा दी आपको, भौतिक परिणामों के आधार पर भी इसमें पता करता है कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है। भौतिक परिणाम मैंने आपको बता दिए, पुरस्कार और दंड आपके भौतिक परिणाम होते हैं। उसके बाद है यांत्रिक सापेक्षवादी उन्मुखता। यांत्रिक सापेक्षवादी उन्मुखता को हम कह सकते हैं साधनात्मक भी कह सकते हैं, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा पुरस्कार प्राप्त करने पर अधिक जोर देता है। ठीक है, मतलब यह है इसमें क्या होता है, बच्चा पारस्परिक व सहानुभूति के आधार पर इसमें बच्चा कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है उसको पता करता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें इस अवस्था में बच्चा स्वार्थी हो जाते हैं और लेन देन की जो क्रिया होती है उसको अधिक अच्छा समझते हैं। जैसे मतलब स्वार्थ का मतलब यह हुआ कि अगर आप
मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। मतलब ये है कि आप इस अवस्था में बच्चों को अगर आप ये कह दो कि बेटा वहां से मुझे 1 गिलास पानी ले आओ, मैं आपको टॉफी दूंगा या एक चॉकलेट दूंगा, तो बच्चा क्या करेगा, तुरंत भाग के जाएगा, तुरंत ले आएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके बदले में कुछ चीज मिल रही है। ठीक है, तो यांत्रिक सापेक्षवादी उन्मुखता, देखो यहाँ पे यांत्रिक का मतलब क्या है? यांत्रिक का मतलब ये होता है कि स्वार्थ की, मतलब अगर तुम मुझे अगर जरूरत है मान लीजिए टमाटर की, और आपके पास टमाटर हैं और आपको जरूरत है गेहूं की, मेरे पास गेहूं है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सचेंज कर लूंगा, भाई मुझे आप टमाटर दे दो और मुझसे आप गेहूं ले लो। तो ये आपका कहलाता है यांत्रिक, यांत्रिकता इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यांत्रिक सापेक्षवादी उन्मुखता का मतलब हो गया कि इसमें जो बच्चे का व्यवहार होता है वो लेन देन के आधार पर होता है, स्वार्थ के आधार पर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पर एक चीज और आप समझ लीजिए, एक चीज ये है, अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे ने जब 4 से 10 वर्ष की अवस्था के जो बच्चे थे उनसे कहानी सुना करके प्रश्न पूछा, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कुछ बच्चों ने पक्ष में आंसर दिया और कुछ बच्चों ने विपक्ष में आंसर दिए। तो पक्ष वाले क्या कहते हैं, पक्ष वाले कहते हैं कि दवा के अभाव में अगर उसकी पत्नी मर जाती तो कठिनाइयां उसकी बढ़ जाती। ठीक है, अगर उसकी पत्नी मर जाती तो कठिनाई क्या होती, उसकी बढ़ जाती, अपना जीवन यापन सही तरीके से नहीं कर पाता। ठीक है, और विपक्ष जो बच्चे विपक्ष में क्या आंसर दे रहे थे, वो ये दे रहे थे कि अगर वो चोरी करता तो उसको जेल जाना पड़ता। तो यहाँ पर इस अवस्था के बच्चों ने यहाँ पर पक्ष और विपक्ष में ये आंसर दिए थे। तो अब हम पढ़ते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। दूसरा स्तर है कोलबर्ग के नैतिक विकास का। ये जो स्तर है इसमें 10 से 13 वर्ष तक के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। और जो रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, रूढ़िगत का मतलब होता है कुछ रूढ़ी जो हमारे प्राचीन काल से चली हुई आ रही हैं, कुछ प्राचीन काल से कुछ नियम चले हुए आ रहे हैं, कुछ समाज के जो नियम हैं, बच्चा क्या करता है, उनका पालन करना ही नैतिकता का आधार मानता है। मतलब ये है कि परंपरागत रूप से, मतलब पहले से जो चले आ रहे नियम हैं, नियमों का पालन करना आवश्यक मानता है। वो ये समझता है कि अगर हम जो पहले से नियम चलते हुए आ रहे हैं, तो लोग अगर हम उनका पालन करेंगे तो लोग हमें अच्छा समझेंगे, हमें अच्छा कहेंगे। और जो भी अध्यापक या उनके जो बड़े माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चों को जो भी सामाजिक नियम बताते हैं, जो भी चीजें बताते हैं, तो उनको वो सामाजिक नियम मान करके पालन उनका करता है। जैसे बड़ों ने उसको कोई सलाह दी या कुछ भी बताया, या उसने कुछ किताब में ऐसी चीज पढ़ी, तो क्या करेगा, उनका वो पालन करेगा, उसको वो नैतिकता का आधार मानेगा। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, इसमें कोलबर्ग ने इसके 2 उपअवस्थाएं यहाँ पे बताई हैं। 2 उपअवस्थाएं हैं ये। एक उपअवस्था है हमारी उत्तम लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता, दूसरी है सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। ठीक है, अब देखो उत्तम लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता का मतलब क्या है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो बच्चे होते हैं दूसरों की नजरों में, मतलब बड़ों की नजरों में अच्छा लड़का व अच्छी लड़की बनने के लिए उनका कहना मानते हैं। जैसे कि अगर आप बड़ों का कहना मानोगे तो वो आपको शाबाशी देंगे, आपसे कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हो। तो मतलब अच्छा लड़का उत्तम लड़की कहने मतलब ये हुआ कि इसमें खुद को अच्छा कहलवाने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरों का कहना मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब इस अवस्था में जब बच्चों से पूछा गया कहानी सुना करके, तो उन्होंने पक्ष में क्या बताया, पक्ष में ये बताया कि जो है हिंज को औषधि की चोरी कर लेनी चाहिए थी। क्यों कर लेनी चाहिए थी? अगर उसकी पत्नी मर जाती तो समाज उसे क्या कहता, उसको निर्दयी पति कहता। ठीक है, निर्दयी पति कहता उसको। विपक्ष में क्या आया, विपक्ष में यह आया कि अगर वो चोरी करेगा तो वो समाज और कानून की नजर में अपराधी माना जाएगा। ठीक है, अगले इस पे आ जाओ। दूसरी है सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। सामाजिक से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो बच्चा होता है वो सामाजिक नियमों का उत्साहपूर्वक पालन करता है। समाज में जो भी नियम बने हुए होते हैं या जो भी चले आ रहे हैं पहले से, उनका पालन करना वो आवश्यक समझता है। दूसरी चीज क्या है इसमें, अब इसमें देखो यहाँ पर पक्ष में क्या है, पक्ष में इस अवस्था के बच्चों से जब पक्ष में पूछा गया कहानी सुना करके, तो पक्ष में क्या आया कि पत्नी के प्राणों की रक्षा करने के लिए दवा चुरानी चाहिए। ठीक है, दवा चुरानी चाहिए थी पत्नी के प्राणों की रक्षा करने के लिए। और विपक्ष में क्या आया कि सामाजिक व्यवस्था की अवहेलना। मतलब यह है कि अगर वो दवा चुरा लेता है
दवा, इसका मतलब यह है, विपक्ष कह रहा था कि दवा नहीं चुरानी चाहिए थी। अगर वो दवा चुरा लेता है तो समाज क्या करेगा, समाज उसको नकार देगा, उसकी अवहेलना करेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो समाज में नियम बने हुए हैं कि चोरी करना क्या है, पाप है, चोरी हमें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर उसने चोरी कर ली तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज हो गई यहाँ पे इंपॉर्टेंट। एक लास्ट और बचा है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। कोलबर्ग की तीसरी और अंतिम अवस्था है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कोलबर्ग ने इसे नैतिकता का सर्वोच्च स्तर माना है। नैतिकता का सर्वोच्च स्तर किसे माना है? उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। कोलबर्ग ने यह बताया है कि इस स्तर तक मात्र 25% लोग ही पहुंच पाते हैं। 25% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो भी बच्चा होता है या जो भी व्यक्ति होता है, ठीक है, व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों व नैतिक मूल्यों का तर्कपूर्ण विश्लेषण करता है। ठीक है, तर्कपूर्ण विश्लेषण करता है। विश्लेषण करने के बाद में अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है, जो समाज ने नियम बनाए हैं अगर उनमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है तो उसमें संशोधन करता है अपने अनुसार। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो समाज जो नियम चले आ रहे हैं, बनते हुए जो बने हैं नियम समाज में, जो पहले से चले हुए आ रहे हैं, उनको वो एज इट इज एक्सेप्ट कर ले। वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अपने दिमाग से सोचता है कि ये क्या नियम सही हैं, अभी के प्रेजेंट के हिसाब से सही हैं। उसका तर्कपूर्ण विश्लेषण करता है। तर्कपूर्ण विश्लेषण करने के बाद में अगर उसे लगता है कि इसमें संशोधन की जरूरत है तो उसमें संशोधन करेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक को ले लीजिए। ट्रिपल तलाक जो है एक तरीके से हमारे समाज में पहले से चला हुआ आ रहा है, एक पहले से धारणा बनी हुई है ट्रिपल तलाक के बारे में। तो अब हुआ क्या, इस समाज में उन नियमों का लोगों ने तर्कपूर्ण विश्लेषण किया, उनको लगा कि ये नियम सही नहीं है। मामला व्यक्ति के हाथ में नहीं था, मतलब व्यक्ति किया तो व्यक्ति ने चेंज है ना, क्योंकि है यहाँ पर जो भी पृथ्वी पर जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं वही व्यक्ति, वो व्यक्ति ही तो है। तो उसने चेंज किया, उसने उसमें क्या किया, संशोधन किया। ठीक है, संशोधन करने के बाद में अब वो नियम परिवर्तित होकर के समाज में पुनः आ गया। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसके अंदर नैतिकता का विकास सर्वोच्च स्तर का होता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात को? अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो होता है नैतिक विकास जो होता है, नैतिक आचरण जो होता है, प्राय आंतरिक नियंत्रण से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप पर लाके थोप दे कि आपको ये कार्य करना है, ये कार्य सही है, ऐसा नहीं। आप क्या करोगे भाई, एक बार अपने मन से पूछोगे क्या मैं ये जो कार्य करने जा रहा हूं वो सही है, आपके अंदर से जो आवाज आएगी आप उस कार्य को तब करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी दो उपअवस्थाएं बताई हैं। पहली उपअवस्था है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, दूसरी है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता क्या है? ये जो है प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित व्यक्तिगत अधिकारों एवं नियमों का आदर करते हैं। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित, प्रजातांत्रिक प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि जो सभी को मान्य है, सर्वमान्य है, जो सभी लोग जिसको स्वीकार करते हैं, ठीक है, पर आधारित व्यक्तिगत अधिकारों एवं नियमों का आदर करते हैं। जो समाज में सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, सभी लोगों की नजरों में वो अच्छा काम है, तो वही उसी काम को वो करना अच्छा समझते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई भी जो सिद्धांत या सामाजिक नियम उनको लगता है कि इसमें कमी है तो जो भी उसमें चेंज होगा वो आम जनों की सहमति से होता है। मतलब जितने भी लोग होते हैं उनके साथ सहमति करके, जैसे गांव में मान लीजिए कोई भी कार्य, पहले लोग जो पंच हुआ करते थे, तो कोई भी जो नया काम होता था, कोई भी नई चीज बनाई जाती थी, कोई भी नया नियम बनाया जाता था, तो सभी लोगों की आम सहमति के द्वारा हुआ करता था। तो यहाँ पर जो है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता में इन चीजों को देखा जाता है। अब हम बात करें इस स्तर के जो व्यक्ति थे, उनको जब कहानी सुनाई गई हिंज वाली, तो कोलबर्ग ने उनसे जब पूछा अपना मत, तो पक्ष में क्या आया, विवेक का प्रयोग ना करके कानून के डर से किया है। मतलब यह है कि उसने जो चोरी की है, उसने जो अपनी पत्नी को मर जाने दिया, अगर वो चोरी नहीं करता, पत्नी को मर जाने देता, तो लोग क्या कहते हैं उसके बारे में कि उसने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया, ये कानून के डर से किया है। मतलब कानून का डर था उसके अंदर, इसलिए उसने चोरी नहीं की, पत्नी को मर जाने दिया। तो यहाँ पर
लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भाई अपना विवेक से काम लो, आपके अंदर आप अपने आत्मनियंत्रण से पूछो कि आपको क्या करना है, आपके अंदर क्या सही है। समाज ने जो नियम बना दिया है कि चोरी करना अपराध है, हर किसी प्रकार की चोरी करना तो अपराध नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पक्ष में आया था वो यहां से आया था। अब विपक्ष में क्या है, विपक्ष में यह है कि कानून तोड़ने से समाज में लज्जित, मतलब यह है विपक्ष में लोग कह रहे हैं कि अगर वो कानून तोड़ देता है, चोरी कर लेता है, तो समाज में उसको लज्जित होना पड़ेगा। इसके अलावा हम देख लें सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता में क्या है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, हमेशा आत्मनिंदा से बचने का प्रयास करता है, आत्मनिंदा से बचने का प्रयास करेगा, ठीक है। इसमें भी बच्चा, जो भी बच्चा या व्यक्ति कह लीजिए, व्यक्ति क्या करेगा, जो भी सिद्धांत होगा उसका तर्कपूर्ण विश्लेषण करेगा, ठीक है, तर्कपूर्ण विश्लेषण करेगा, उसको समझेगा कि क्या ये सिद्धांत, ये जो भी सिद्धांत बनाया गया है, क्या ये सही है, क्या अब ये प्रेजेंट के समाज में लागू हो सकता है। तो उसको मतलब अप्लाई करने से पहले उसमें क्या करेगा, संशोधन करने का प्रयास करेगा। और दूसरी चीज यह है कि आत्मनिंदा से बचने का प्रयास करेगा, मतलब कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे कि उसकी आत्मनिंदा हो, मतलब खुद ही अंदर अंदर से घुटता रहे, खुद ही अंदर से मरता रहे, ठीक है, ऐसा काम वो ना कर दे, ठीक है। आपने अपने जीवन में ऑब्जर्व भी किया होगा कि आप कभी कभी कुछ ऐसा काम कर देते हो कि आपके अंदर टेंशन आ जाती है, आप अंदर से घुटते हो कि यार मैंने ये काम गलत कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे पक्ष में क्या आता है, पक्ष में यह आता है कि यार मुझे जो है अपनी पत्नी को बचा लेना चाहिए, अगर मैं उसको नहीं बचा पाया तो मेरे अंदर से जो अंतरात्मा होगी वो मुझको धिक्कारेगी, मैं कैसे मतलब ये एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, ठीक है। तो वो जो है आपका पक्ष में आ जाएगा, मतलब यार कुछ अपनी इंटरनल से जो अंदर से आवाज आती है कि यार हमें बचा लेना चाहिए, हमें चोरी करनी चाहिए अपने परिवार के लिए, तो वो चीज यहाँ पे पक्ष में आ गई। विपक्ष में क्या है कि यार जो है अगर मैं चोरी कर लूंगा तो चोरी करने के बाद में जो मतलब समाज कुछ नहीं कहेगा, समाज की चिंता नहीं है, उसे चिंता है कि अपने अंदर उसका जो आत्मनियंत्रण है, उसका अंदर जो अंदर से आवाज आ रही है कि यार मैं चोरी मैं करने के बाद में मुझे अंदर से ग्लानि होगी, यार मैंने चोरी की, चोरी करना एक गलत बात है, तो अंदर से आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर हो गई। तो यहां पर मैंने जो है कोलबर्ग के तीनों सिद्धांत आपको, तीनों स्तर आपको डिटेल में बता दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि इससे एक प्रश्न आपका सीटेट में जरूर बनता है, ठीक है। जल्द ही मैं आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के जो बाल विकास के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।